मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में अंतःप्रद्रव्य जालिका या इसी को हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। देखिए, यहाँ हमने फिगर बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अर्थात कह सकते हैं ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह सकते हैं शॉर्टकट में ER। अब यहाँ ER जो होता है, अंतःप्रद्रव्य जो जालिका होता है, ये बनता कैसे? तो केंद्रक का जो आउटर लेयर होता है, केंद्रक का ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर फोल्डेड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जैसे यहाँ हमने ये है, इसके अंदर वाला एक केंद्रक है, एक केंद्रिका है, और ये इसके ऊपर कुछ बिंदु के आकार के, पॉइंट के आकार के स्ट्रक्चर बने हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। और ये इसके अंदर वाला ये है केंद्रक, और जो ये बाहरी स्ट्रक्चर बना है ट्यूब के आकार का, इसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था KR पोर्टर। मित्रों, और उनके सहयोगी भी कुछ लोग थे। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज KR पोर्टर महोदय थी। और कौन थे? अल्बर्ट क्लाउड एवं अर्नेस्ट एफ फुलम ने 1945 में। फिर से सुन लीजिए मित्रों, अगर पूछा जाए अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था, तो मुख्य रूप से कौन किए थे? KR पोर्टर थे। मुख्य रूप से कौन थे? KR पोर्टर। लेकिन KR पोर्टर के सहयोगी कुछ लोग थे जिनका नाम था अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट एफ फुलम। कब किए थे मित्रों? 1945 में, इन 1945। दूसरी बात यहाँ करते हैं, तो केंद्रक ये अंतःप्रद्रव्य जालिका बनता कैसे है, ER कैसे बनता है? न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट या फोल्डेड होकर के, मुड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप समझ गए, केंद्रक का बाहरी आवरण जो होता है, केंद्रक का न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर या प्रोजेक्ट होकर के जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर मित्रों? और एक चीज जान लीजिए, सभी यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। सभी यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो सभी यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है मित्रों? यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब यहाँ अगर हम बात करते हैं, लेकिन सभी यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन कुछ जगह अपवाद है। अपवाद क्या है? एक्सेप्शन है। यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यहाँ मेच्योर आरबीसी जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मेच्योर आरबीसी, एग सेल जिसे हम ओवरी सेल के नाम से भी जानते हैं, और इम्ब्रियोनिक सेल यानी भ्रूणीय कोशिकाएं जो होती हैं उसमें नहीं पाई जाती है। यानी सभी यूकैरियोटिक सेल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है मेच्योर आरबीसी, एग सेल या ओवरी सेल, इम्ब्रियोनिक सेल में नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। अच्छा, प्लांट में किसमें नहीं पाया जाता है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल इसमें नहीं पाया जाता है। प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है।
तो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल में, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। क्या होता है मित्रों? एब्सेंट होता है। तो दो चीज जान गए आप। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। अंतःप्राद्रव्य जाल की खोज किसने किया था? 1945 में केआर पोर्टर थे। और कौन उनके सहयोगी थे? अल्बर्ट क्लाउड थे। और कौन थे? अर्नेस्ट एफ कूलम। इन्होंने 1945 में खोज किया। इन्होंने बताया कि केंद्रक का जो आउटर वॉल होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, वो फोल्ड होकर के, प्रोजेक्ट होकर के स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम ईआर कहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी यूकैरियोटिक सेल में, सभी यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी, यंग सेल या एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन प्लांट के किस में नहीं पाया जाता है? तो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, अर्थात नहीं पाया जाता। मित्रों, आइए हम लोग ईआर के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ईआर का जो स्ट्रक्चर बना है मित्रों, ये ईआर का स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर ये बना है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? स्टर्नी। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये गोले गोले के आकार का, इसे हम वेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वेसिकल्स। यानी ये सिस्टर्नी है। क्या मित्रों? सिस्टर्नी। 3 लेयर नहीं होता है, एक ही लेयर होता है। ये सिस्टर्नी हो गया। और ये क्या हो गया मित्रों? ये आप हमारा हो गया वेसिकल्स। क्या हो गया मित्रों? वेसिकल्स हो गया। और यहाँ अगर बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ट्यूब्यूल। ये क्या है? ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल बनता है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल हो गया। ये स्ट्रक्चर जो बनाता है तो सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल्स है, ये तीनों मिल करके ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इसको स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। आइए मित्रों, और यही बता दें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आरईआर, दूसरा एसईआर। तो आइए मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। आइए मित्रों, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मित्रों? 2 प्रकार। एक होता है आरईआर, दूसरा एसईआर। आरईआर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एसईआर का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में होता है चिकना, चिकना अंतःप्राद्रव्य जालिका, और ये खुरदुरा अंतःप्राद्रव्य जालिका। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मित्र होता है, इस पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है मित्रों? प्रोटीन का संश्लेषण। और कैसे होता है? इस पर जो आपका, यानी जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो जो 70S 80S का जो यूनिट होता है, 2 होता है। एक होता है 40S, और दूसरा जो छोटा यूनिट होता है उसे 40S कहते हैं, और जो बड़ा यूनिट होता है उसे 60S कहते हैं। अब 60S जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपका रहता है। किस प्रोटीन के द्वारा? राइबोसोम। यानी आरईआर में, आरईआर यानी राइबोसोम के में, राइबोसोम की एक लार्ज यूनिट होती है जिसको हम 60S कहते हैं, 60S कहते हैं। और राइबोसोम
राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका रहता है, जुड़ा रहता है। तो इसी को, और राइबोफोरिन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? दो, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो, एक फर्स्ट है और दूसरा क्या है? ये फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। तो राइबोफोरिन जो फर्स्ट होता है, उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो 65,000 होता है डाल्टन। फिर से सुन लीजिए, राइबोफोरिन प्रोटीन जो होती है फर्स्ट, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 65,000 डाल्टन है, जबकि राइबोफोरिन प्रोटीन सेकंड मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 63,000 डाल्टन होता है। कितना हजार? 63,000, यानी 63,000 कह सकते हैं मित्रों। और आगे देखते हैं, अब एसईआर की बात करते हैं। एसईआर में, एसईआर का विवरण क्या अभी हमने बताया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसमें पहली चीज ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो राइबोसोम जो होता है एसईआर पर वो अब्सेंट होता है। एसईआर पर राइबोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो ये मान लीजिए एसईआर है, ये क्या है? एसईआर है, इस पर राइबोसोम क्या है? अब्सेंट। मित्रों आइए हम, तब ये एसईआर का काम क्या आ जाता है जब राइबोसोम अब्सेंट है? पहली चीज, ये विटामिन डी का संश्लेषण करवाता है। किसका संश्लेषण? विटामिन डी का। एसईआर विटामिन डी का संश्लेषण कराता है। दूसरी चीज, GM2 लिपिड का संश्लेषण कराता है। एक इसमें स्पेशल लिपिड पाई जाती है जिसे हम GM2 लिपिड कहते हैं, और GM2 लिपिड का संश्लेषण जो करवाता है वो कौन करवाता है? एसईआर। और अगर GM2 लिपिड की हम लोगों में कमी हो जाए, इसमें डिस्टर्ब हो जाए, तो हमें टे सैक फीवर डिजीज हो जाता है। टे सैक फीवर डिजीज हो जाता है। दूसरी चीज, ये लिपिड और किसका भी है? लिपिड और फैट्स का संश्लेषण करवाता है। लिपिड और फैट्स का सिंथेसिस करवाता है। तीसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करवाता है। चौथी चीज, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है मित्रों? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी टॉक्सिक चीजों को एक क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, निकाल देता है, इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और ये कहाँ होता है क्रिया? लीवर में। दूसरी चीज, आगे पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्रिया जो है कहाँ होता है? एसईआर। कौन करवाता है? एसईआर का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम क्या कहाँ होता है? एसईआर। अगला देखिए मित्रों, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण भी कौन करवाता है? एसईआर। अब कोलेस्ट्रॉल जो है मित्रों, ये स्टेरॉइड निकलता है। स्टेरॉइड जो है ऑल हार्मोन सिक्रीशन करता है, ऑल हार्मोन सिक्रीशन करता है, और ऑल हार्मोन सिक्रीशन में टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। कौन हार्मोन मित्रों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है क्या कराता है? संश्लेषण करवाता है। प्रोजेस्टेरोन को हार्मोन को रिलीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। ये सारी चीज ये सीआर करवाता है। आइए हम आगे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं। आइए मित्रों, हम लोग आरईआर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है आरईआर। पहला नंबर आरईआर। आरईआर को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसके पहले हम मित्रों बता चुके हैं। राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट होती है, राइबोसोम, राइबोसोम की लार्ज यूनिट यानी बड़ी यूनिट जो होती है वो 60s + 40s होती है। कितना होता है? 60s + 40s होता है। तो 60s जो यूनिट होती है उसमें वो राइबोफोरिन प्रोटीन द्वारा आरईआर पर जुड़ी रहती है, कनेक्ट रहती है, अटैच रहती है। मित्रों फिर से समझ लीजिए, राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट, बड़ी यूनिट होती है, अर्थात 60s 40s होते हैं,
तो 60H बड़ी यूनिट है, और 60H जो बड़ी यूनिट होती है वो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन द्वारा RER पर अटैच होता है। और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं? दो। अभी हमने इससे पहले बताया भी। कितने प्रकार की होती है मित्रों? दो प्रकार की। एक होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 65,000 डाल्टन, यानी 65,000 डाल्टन होता है, जिसकी राइबोफ्लोरिन प्रोटीन सेकंड का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 63,000 अर्थात 63,000 डाल्टन होता है। मित्रों, RER की अगर हम बात करें तो RER प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो कहाँ होता है? RER सरफेस पर होता है, उसके तल पर होता है। RER के तल पर, सरफेस पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। जहाँ राइबोफ्लोरिन प्रोटीन चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, वहीं पर उसका संश्लेषण भी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस RER पर होने के बाद देखिए कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है और जाता है अंतिम लोकेशन पर। प्रोटीन संश्लेषण RER पर होने के बाद प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट फाइनल लोकेशन तक जाता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ हुआ? RER पर। वहां से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ तक जाता है? फाइनल लोकेशन, जहाँ उसको जाना होता है। अब कैसे जाता है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो प्रोटीन का यहाँ पर संश्लेषण हुआ RER पर, और वो फिर जाएगा सिस्टर्नी। कहाँ जाएगा मित्रों? सिस्टर्नी से होते हुए गाल्जी बॉडी में जाती है। कहाँ जाती है? गाल्जी बॉडी अर्थात गाल्जी काय में जाती है, जहाँ इस प्रोटीन की पैकेजिंग की जाती है। क्या की जाती? पैकेजिंग। ये जो है जाता है, इसको पैकेट बना दिया जाता है, जैसे अन्य सामानों को पैकेट में पैक कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इसकी पैकेजिंग की जाती है, और फिर ये गाल्जी बॉडी से प्रोटीन फाइनल लोकेशन तक जाता है। जैसे यहाँ हमने बनाया है, ये है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इसका संश्लेषण हो चुका है। अब यहाँ कहाँ जाएगा? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? गाल्जी बॉडी। यहाँ ये जो फ्री था, इसको हमने क्या कर दिया? पैकेजिंग कर दिया। ये क्या हो गया? पैकेजिंग इसका हो गया। पैकेजिंग होने के बाद ये जो है कहाँ जाएगा? फाइनल लोकेशन। मित्रों, और बात कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ER जो होता है, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है मित्रों? ब्रिज का, एक पुल का काम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म के ब्रिज का काम करता है। ये ब्रिज किसका काम करता है? ब्रिज का, पुल का काम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के शेप और साइज को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? आकार को, और उसके साइज को मेंटेन करता है, और उसके साइज को मेंटेन करता है, और इसलिए इसे कोशिका का कंकाल तंत्र, या इसे साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है। साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल या कोशिका का कंकाल तंत्र। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के, पूरा कोशिका के शेप और साइज को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। मित्रों, आइए हम SER के बारे में पढ़ते हैं, और ये जान गए प्रोटीन कैसे होता है। प्रोटीन कहाँ संश्लेषण हुआ? RER पर, उसके सरफेस एरिया पर प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। कहाँ पहुंचेगा? स्टर्नी पहुंचेगा। स्टर्नी से कहाँ भेजा जाएगा? गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करेगा? पैक करेगा। पैक करके क्या कहाँ भेजेगा? फाइनल। दो तीन चीजें जो थी वो इम्पोर्टेंट वो आपकी हो गई। मित्रों, आइए हम SER के बारे में जानेंगे। मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए, तब फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए मित्रों, हम लोग एसीआर के बारे में जानेंगे। देखिए एसीआर क्या है। एसीआर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है मित्रों। एसीआर पर फैट, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। एसीआर पर फैट का, वसा का, हार्मोन का और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है। मित्रों, एसीआर पर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन का। और एक चीज जान लीजिए, ओवरी एवं टेस्टिस में, ओवरी एवं टेस्टिस में एसीआर जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है। यानी अंडाशय और जो है वृषण में एसीआर जो होता है वहाँ स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है। अब स्टेरॉइड हार्मोन में आते कौन कौन है? प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये सब सारे हार्मोन कैसे हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन। और देखिए एसीआर के सरफेस पर कोलेस्ट्रॉल की संश्लेषण होती है और इस कोलेस्ट्रॉल से बने हार्मोन को हम स्टेरॉइड कहते हैं। एसीआर पर किसकी संश्लेषण होती है? एसीआर के सरफेस पर किसकी संश्लेषण होती है? कोलेस्ट्रॉल की। और कोलेस्ट्रॉल से जो बनता है हार्मोन उसे हम कौन हार्मोन कहते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ होता है? ओवरी और टेस्टिस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। कहाँ से होता है मित्रों? ओवरी और टेस्टिस के एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। स्किन के एसीआर पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। स्किन के एसीआर पर कोलेस्ट्रॉल की संश्लेषण होती है जो सनलाइट के प्रेजेंट में, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्किन होता है, स्किन के एसीआर पर कोलेस्ट्रॉल की संश्लेषण होता है कोलेस्ट्रॉल का। और उस कोलेस्ट्रॉल जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो विटामिन डी में चेंज हो जाता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक चीज जान लीजिए, शरीर के एडिपोज टिश्यू में एसीआर पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैट्स में बदल जाता है। फिर से सुन लीजिए, शरीर के एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसमें एसीआर पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं? फैट में, वसा में चेंज हो जाते हैं। हमारे मसल्स के एसीआर पर कैल्शियम का स्टोरेज होता है। किसका मित्रों? कैल्शियम का स्टोरेज। हमारे मसल्स के जो एसीआर होता है उस पर क्या होता है मित्रों? कैल्शियम का स्टोरेज। इसी मसल्स कैल्शियम के आधार पर, यही मसल्स जो होता है कैल्शियम के आधार पर ईआर को सार्कोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक या साइटो ऑर्गेनालाइजेशन। जैसे समझ लीजिए मित्रों, हमारे मसल्स पर जो एसीआर होता है उस वहाँ क्या होता है? कैल्शियम का स्टोरेज होता है और इसी मसल्स को कैल्शियम के आधार पर ईआर को सार्कोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक या साइटो ऑर्गेनालाइज कहते हैं। मित्रों, अगला हम देखते हैं एसीआर की। अगर हम बात करें, एसीआर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भाग होता है। इसमें भाग लेता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन भाग लेता है? एसीआर। और एक चीज जान लीजिए, एसीआर लीवर की एसीआर जो होती है वो सेल डिटॉक्सिफिकेशन में भाग लेता है। इसमें सेल डिटॉक्सिफिकेशन में भाग लेता है। लीवर में जो एसीआर पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वो सेल डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करता है? भाग लेता है। ब्रेन की जो एसीआर होती है उसमें एक स्पेशल लिपिड पाई जाती है, एक स्पेशल लिपिड का संश्लेषण होता है जिसे हम GM2 लिपिड कहते हैं। और इस GM2 लिपिड की कमी हो जाए तो हमें कौन रोग हो जाएगा? टे सैक फीवर डिजीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? टे सैक फीवर डिजीज। एक बार और बता देते हैं, एसीआर का पहला कार्य क्या है? एसीआर पर फैट, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण होता है। एसीआर पर ग्लाइकोजन का क्या होता है? स्टोरेज होता है। एसीआर जो होता है ओवरी और टेस्टिस में स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करता है।
और यही एसईआर के सरफेस पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है और कोलेस्ट्रॉल से बने जो हार्मोन होते हैं उसे हम स्टेरॉइड कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल से जो बनता हार्मोन बनता है उसे हम स्टेरॉइड कहते हैं और स्टेरॉइड हार्मोन का सेक्रेशन ओवरी और टेस्टिस के एड्रिनल कार्टेक्स से होता है। कहाँ से होता है? एड्रिनल कार्टेक्स से होता है। स्किन तक पे जो एसईआर होता है उसका कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है जो सनलाइट और के प्रेजेंट में विटामिन डी में इसमें चेंज हो जाता है, विटामिन डी में चेंज हो जाता है। और इसमें जानिए शरीर के एडिपोज टिश्यूज में एसईआर पर फैटी एसिड, कौन एसिड? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है वो फैट में चेंज हो जाता है वसा में। यानी एकदम आसानी भाषा में जान लीजिए, शरीर का जो एडिपोज टिश्यू है उस पर जो एसईआर पाया जाता है और उस एसईआर में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो एसईआर फैट में change कर देता है। हमारे मसल्स के एसईआर पर कैल्शियम का स्टोरेज होता है और यही मसल्स कैल्शियम के आधार पर ईआर को सार्कोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक या साइटो ऑर्गेनेलाई कहते हैं। एसईआर क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। दूसरा काम, लीवर की जो एसईआर होती है डिटॉक्सिफिकेशन में भाग लेता है और ब्रेन की जो एसईआर होती है वहां पर एक स्पेशल लिपिड पाई जाती है जिस लिपिड का संश्लेषण होता है जिसे हम जीएम2 लिपिड कहते हैं और यही जीएम2 लिपिड की अगर कमी हो जाए तो हमें एक रोग हो जाएगा जिसे हम टे-सैक फीवर डिजीज कहते हैं। तो आइए मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी थोड़ी चीजें थोड़ा सा बाकी है। आइए मित्रों, हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सेल के लिए स्केलेटन या मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। दूसरी चीज, प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। और एक चीज जान लीजिए, पिगमेंटेड रेटिनल सेल जो होता है वो एसीआर को, पिगमेंटेड रेटिनल सेल में एसीआर को माइलॉइड बॉडी कहते हैं। माइलॉइड बॉडी कहते हैं। इसमें पिगमेंटेड जो रेटिनल सेल में, पिगमेंटेड रेटिनल सेल में एसीआर को क्या कहते हैं? माइलॉइड बॉडी कहते हैं। और एक चीज जान लीजिए मित्रों, ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन को सिस्टर्नी के द्वारा, प्रोटीन को किसके द्वारा? सिस्टर्नी के द्वारा गाल्जी बॉडी में भेजता है और गाल्जी बॉडी पैकेज करके, क्या करके? पैकेज करके अंतिम लोकेशन तक भेजता है। समझ गए मित्रों? एक बार और सुन लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए स्केलेटन का काम करता है या मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है राइबोसोम को। पिगमेंटेड रेटिनल सेल में एसीआर जो होता है, एसीआर को माइलॉइड बॉडी कहते हैं। माइलॉइड बॉडी कहते हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिस्टर्नी के द्वारा गाल्जी बॉडी में भेजता है। कहाँ भेजता है? गाल्जी बॉडी में। और गाल्जी बॉडी क्या काम करता है? उसको पैकेज कर दिया, पैकिंग कर दिया और पैकिंग करके अंतिम लोकेशन तक क्या करता है? भेजता है। जैसे यहाँ हमने बना दिया एक फिगर, यहाँ देखिए राइबोफोरिक प्रोटीन है, यहाँ पर ये राइबोसोम के दोनों यूनिट हैं 60 और 40 और यहाँ से देखिए ये जुड़ा हुआ है, ये है सिस्टर्नी। ये क्या है मित्रों? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी के द्वारा प्रोटीन को कहाँ भेजा जा रहा है? गाल्जी बॉडी के पास। ये गाल्जी बॉडी के पास भेजा जा रहा है। अब ये सिस्टर्नी गाल्जी बॉडी के पास भेजा और गाल्जी बॉडी इसको क्या कर दिया? पैक कर दिया। क्या कर दिया मित्रों? पैक कर दिया। और पैक करके ये पैक कर दिया, क्या कर दिया? पैक कर दिया। पैक करके कहाँ भेजेगा? लाइसोसोम। जो जहाँ लाइसोसोम बनता है, लाइसोसोम बनाते हैं, लाइसोसोम के पास भेजता है, अर्थात लाइसोसोम जहाँ बनने का निर्माण करता है, लाइसोसोम बनता है वहां पर प्रोटीन को भेजता है।
मित्रों, आज का ये अंतःपदवी जालिका का क्लास खत्म हुआ और सभी मित्रों को पुनः एक बार नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।